FinTrammers, let's begin today's session. But before we begin, let me introduce myself and FinTram Global, your education partner in this journey. Hi, I am Advocate Prerna Kalra, a proud FinTrammer and have an experience of 5+ years. Specially designed mock exams for you so that you never stuck in this journey. Once again, welcome aboard and let's get started. तो सबसे पहले इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आपने कैलकुलेशंस पार्ट करना होता है. अब इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में हमारे वी हैव 2 सेशंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए कॉन्स्टिट्यूट्स योर 35 क्वेश्चंस, 2 marks each, which constitutes your 70 marks in and ये आपका ओवरऑल सिलेबस में से जितना आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं उसके बेसिस पर एंड आपका मोस्टली ऑल ऑफ द सिलेबस से ये क्वेश्चंस आपके आते हैं. अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की. तो ये आपके कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में वी हैव 3 questions of 10 marks each, और 10 marks में भी we have 5 questions of 2 marks each. So basically we have 15 questions, 2 marks each, based on 3 case studies. अब ये जो आपकी 3 case studies होती हैं, ये 3 case studies आपके कौन से पैटर्न में से आ सकती हैं या सिलेबस के कौन से पार्ट में से आती हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा सिलेबस में है क्या. तो हमारा बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपके लेजर्स है, आपके जर्नल है, आपका ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस के साथ साथ करेक्शन ऑफ एरर्स है. देन वी हैव टू स्टडी द टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स. उसके अलावा वी हैव टू स्टडी इन्वेंटरी एंड योर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और ये सारा जो हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस हमारे बेसिक्स है फॉर दी अपकमिंग और फॉर योर स्किल लेवल एग्जामिनेशंस. ठीक है. अब हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वी ऑल नो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिकली अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा. ये आपका क्या करता है, या आपके फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, समराइज करता है और उसको प्रेजेंट करता है टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब अगर हम बात करें कि किन एंटिटीज को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एंटिटीज. एक होता है आपका सोल ट्रेडर, दैट इज द सिंगल पर्सन, जो एक सिंगल पर्सन आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उसे हम लोग सोल ट्रेडर्स कहते हैं. दूसरा जो हमारा एंटिटी होता है वो होता है पार्टनरशिप, वेयर मोर देन वन पर्सन इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस. एक से ज्यादा जहां पर लोग होते हैं वो हमारी पार्टनरशिप होती है. और लास्ट होता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, द मेन रजिस्टर्ड पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. अब इन तीनों में मेन डिफरेंस यही होता है कि आपके सोल ट्रेडर्स एंड योर पार्टनरशिप में यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. जब भी कोई प्रॉब्लम होगा या आप इंसॉल्वेंसी में जाएंगे तो एज अ सोल ट्रेडर और एज अ पार्टनर यू आर लायबल फॉर all the liabilities of your organization. लेकिन अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात करते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में हमारी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, एज एन इन्वेस्टर लिमिटेड होती है, एज अ शेयर होल्डर. आप सबको पता है कि कंपनी में कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं. तो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है अप टू द पॉइंट जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप एंड योर कंपनी. अब हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, यूजर्स के लिए. एज वी ऑल नो जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, व्हाटएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी प्रिपेयर, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है फॉर whom, प्रेजेंटेशन टू द यूजर्स. एंड वी ऑल नो कि यूजर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं. इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, फॉर एग्जांपल योर शेयर होल्डर्स एंड योर मैनेजमेंट. इंटरनली कौन है हमारे पास, इंटरनल हमारे पास जो यूजर्स हैं वो आपके शेयर होल्डर्स हैं और वो कौन है आपके, वो आपके मैनेजमेंट है. Then we have some
एक्सटर्नल यूजर्स ऑल्सो, हमारे कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिमेनिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होने के बावजूद भी उनको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट है, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या उसके बेसिस पर डिसीजन लेना चाहते हैं। अब जब हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल यूजर में जो सबसे पहले आपका यूजर आता है वो होता है आपका गवर्नमेंट। Government is interested in your financial statements for obviously for collecting your taxes. Very good. Taxes collect करने के लिए होती है. Then we have lenders and your suppliers. Lender and suppliers किस पर्पस के लिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होती है? Lenders and suppliers are interested in your credit worthiness. उन्हें हमसे पैसे वापस लेने हैं, right? Then we have whom? Then we have investors. इन्वेस्टर्स किस लिए इंटरेस्टेड है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? इन्वेस्टर्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हैं बिकॉज ऑफ दी कितना रिटर्न उनको मिलेगा। वो किस में इंटरेस्टेड है हमारी रिटर्न में? तो वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई उनको रिटर्न कितना मिलेगा, या उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया हुआ है उनका वो इन्वेस्टमेंट डूबेगा तो नहीं। सीधी सी बात है ना। उसके बाद वी हैव कस्टमर्स। कस्टमर्स बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन योर प्रोडक्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रोडक्ट पे वो डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी इंटरेस्टेड है कि भाई गोइंग कंसर्न तो हो, है ना। आप कहीं बंद तो नहीं होने वाले। जैसे मार्केट से एकदम से मैगी गायब हो गई थी तो सब परेशान हो गए ना कि भाई मैगी चली गई, अब क्या होगा, अब हमें ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो एज अ कस्टमर हम किस में इंटरेस्टेड है? हम उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो हमें जानना है कि प्रोडक्ट हमें मिलता रहेगा या हमको प्रोडक्ट का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इसमें लास्ट होता है जो इंटरनल भी मान सकते हो और एक्सटर्नल भी मान सकते हो, वो होते हैं आपके एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? ग्रोथ ऑफ द कंपनी में। क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी। कंपनी ज्यादा अच्छा अर्न करेगी तो एम्प्लॉय को बेनिफिट एम्प्लॉय को ही मिलेगा, राइट। तो एम्प्लॉइज किस में इंटरेस्टेड होते हैं? एम्प्लॉइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिर्फ उस पोर्शन में इंटरेस्टेड होते हैं जिससे उनको पता लगे कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। अब जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं और यूजर्स के उनको यूज करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते क्या क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन को बोलते हैं, राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बोलते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। किसको बोलते हैं हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द सेकेंड स्टेटमेंट is स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द थर्ड स्टेटमेंट is योर स्टेटमेंट ऑफ changes in equity. Fourth statement is statement of cash flows. And lastly, we have notes. तो ये 5 स्टेटमेंट्स जब कंबाइन होती हैं तो इन 5 स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 5 स्टेटमेंट्स जब कंबाइन करके एक साथ प्रेजेंट करी जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनकी कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये कैसी होनी चाहिए? These financial statements have some qualitative characteristics और इस qualitative characteristics में दो आपकी बेसिक या मेन होती हैं। इसके अलावा कुछ क्या होती हैं? कुछ हमारी एनहांसिंग होती है। एनहांसिंग मतलब कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी को इनहांस करती हैं। अब मेन क्या होता है? मेन होता है कि भाई एक तो ये हमारा क्या होना चाहिए? एक तो हमें ये दे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो हमको ये क्या दे, एक तो हमको ये दे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए, मतलब कोई भी इसके अंदर बायस्ड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और आपका फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई भी एरर ना हो। तो ये आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। दिस इज द मेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक of your financial statements. Then we have relevance. The second main qualitative characteristic is relevance. Relevance मतलब whatever decision making, जिस भी पर्पस के लिए यूजर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहा है वो उसके डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, मतलब वो सारा इंफॉर्मेशन जो उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना चाहिए। तो these two are the main qualitative characteristic of your financial statement. Then we have four enhancing. First is understandability. Your financial statements should be understandable, comparable, verifiable, and timely. तो दीज आर द फोर एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो भी आप उनको जो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रहा है वो उसके समझ में आना चाहिए। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करने वाला एक नॉर्मल लेमैन भी है और एक फाइनेंशियल एनालिस्ट भी है, दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन जा रहा है और उसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, आपको ऐसा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। सेकेंडली कंपैरेबल होना चाहिए, कंपैरेबल फ्रॉम द पास्ट last years or comparable with any other organization in the same industry या किसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपैरेबल होना चाहिए। फिर बात आती है वेरीफिएबल की। वेरीफिएबल मतलब इट कैन बी वेरीफाइड विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब भी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है, वाउचर्स कह लो, इनवॉइसेस कह लो, बिल्स कह लो, जिनके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर रहे हो that information should be verifiable from the documentary evidence provided. और लास्टली इट शुड बी टाइमली। जिसके लिए आपने डिसीजन लेना है उस डिसीजन से पहले आपको वो इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर टाइमलीनेस। तो ये हमारे 6 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें से 2 मेन होते हैं, बाकी 4 जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एनहांसिंग होते हैं। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस में यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। Move ahead and let's come to the 5 pillars of your accounting, या फिर हम बोलते हैं 5 fingers जिससे पूरा फिस्ट बनता है आपके अकाउंटिंग का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, that is your alike। ये क्या है आपका, ये आपके अकाउंटिंग के पिलर्स हैं, ठीक है। alike stands for asset, liability, income, capital and expenditure. These 5 are the pillars। और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करनी है वो इन 5 पिलर्स में से इसके अलावा और कहीं नहीं जाने वाली, वो यहीं पर ही कहीं ना कहीं आपके सेटल हो जाएगी। या तो वो ट्रांजैक्शन आपके असेट को क्रिएट करेगी या लायबिलिटी को क्रिएट करेगी या इनकम जनरेट कर रही है या आपके कैपिटल का पार्ट है, आपका ओनर्स फंड है, या फिर क्या है वो एक एक्सपेंडिचर कर दिखा रही है। तो एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो इन 5 में से कहीं ना कहीं पर जरूर सेट हो जाएगी। अब असेट होता क्या है, तो बेसिकली असेट होता है हमारा विच गिव्स यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे। फ्यूचर मीन लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर
आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक असेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेरी इजी, फॉर एग्जाम्पल कैश, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल योर प्रॉपर्टी, right? Then we have liability. Liability is your obligation to pay. Liability क्या होती है? Liability होती है obligation to pay. For example, आपने अपने फ्रेंड से एक पेन बोरो करा, तो द मूवमेंट यू बोरो अ पेन फ्रॉम योर फ्रेंड, जैसे ही आपने अपने फ्रेंड से वो पेन बोरो करा, यू आर लायबल टू पे बैक. आपको पेन उसी को वापस करना है. जैसे ही आपने बोरो करा, आपके ऊपर क्या आ गई? आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई. यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे दैट पेन बैक टू योर फ्रेंड. दैट इज योर लाइबिलिटी. अब वो लाइबिलिटी छोटी भी हो सकती है, कम टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है, और लंबे टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है. देन वी हैव कैपिटल. कैपिटल इज नोन एज द ओनर्स ओन फंड. First liability of your organization based on the concept of separate legal entity. Based on the concept of separate legal entity. कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जब हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, वो ओनर का ओन फंड होता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला लायबिलिटी होता है. ठीक है. देन वी हैव इनकम. इनकम इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. जितना रेवेन्यू अर्न किया है, दैट इज इनकम. फिर बात आती है एक्सपेंडिचर की. तो एक्सपेंडिचर इज बेसिकली आपने जितना इनकर कर दिया है फॉर अर्निंग द बेनिफिट्स. आपने जो भी अमाउंट इनकर करा है फॉर अर्निंग द बेनिफिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं. तो वट एवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज एंटरिंग इनटू, वो यहाँ कहीं ना कहीं सेट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल के स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्या होता है? जहां पर आपके फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ एक्सचेंज होता है. ठीक है. तो आपने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया, इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. अब इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कैश हमारे पास आया है और आपने बिजनेस स्टार्ट करा है. तो आपने क्या करी है? आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, मतलब कैपिटल भी इंक्रीज हो गई. तो कैश बीइंग माय एसेट, cash being my asset and capital being capital. ठीक है. तो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और 5 पिलर्स में से 2 पिलर्स को सेटिस्फाई कर रही है. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्हीं चीजों में ही सेटल हो जाती है. ठीक है. इन्हीं चीजों में आपकी सेटल हो जाती है. अब इफ यू रिमेम्बर, वी हैव स्टडीड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स. हमने स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. हमने क्या पढ़े थे? हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म भी किया था, थोड़ा सा हमने इस पे डिस्कस भी किया था. दैट इज योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. तो ये आपका बेसिक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट होता है जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न बेसिस पर चलने वाली है. गोइंग कंसर्न मतलब फॉरसीएबल फ्यूचर. जहां तक आप देख सकते हो वहां तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलने वाली है. तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो एक अंडरलाइंग अजम्पशन होती है, और वो अंडरलाइंग अजम्पशन क्या होती है? कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर. सेकेंड जो आपका अजम्पशन होता है, सेकेंड अजम्पशन होता है अक्रूवल. अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही होती है हमारी. तो अक्रूवल का मतलब क्या हो गया? कि आप कैश एक्चुअली आया या गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर यू हैव रिसीव्ड कैश और पेड कैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट व्हेन यू हैव एक्चुअली एंटर्ड इनटू दैट, इनकर और अक्रूड, जब ये वर्ड्स हम यूज करते हैं तो हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है. तो ये भी एक अंडरलाइंग अजम्पशन है, लेकिन मेन हम गोइंग कंसर्न के हिसाब से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं.
थर्ड कॉन्सेप्ट जो अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी को याद है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? रिमेंबर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एंटिसिपेट फॉर ऑल द फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर में आप जो भी लॉसेस इनकर कर रहे हो, उन लॉसेस को होने वाले हैं, हुए हैं, नहीं हुए हैं, लेकिन होने वाले हैं, तो आप उन सबको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे। लेकिन बात रही आपके गेन्स की, डू नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर गेन्स। आपके फ्यूचर गेन्स को आप कभी भी एंटिसिपेट नहीं करोगे पहले से। तो हम गेन्स पहले नहीं दिखाते हैं, लेकिन लॉसेस को हम पहले ही अकाउंट फॉर कर लेते हैं। फोर्थ जो आपका कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होता है वो होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। वो क्या यूज होता है? वो होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म को याद करने का तरीका होता है, इसके हम बीच में क्या डाल देते हैं, लीगल। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब हुआ कि हम लोग सब्सटेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन का मेन बेसिस क्या है, रादर देन द लीगैलिटी ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। लीगल उसमें जो भी हो, लीगल उसमें कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सब्सटेंस देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल योर लीज, जब आप किसी को अपना असेट लीज पर देते हो तो वो असेट भी आपके नाम पे होने के बावजूद भी वो असेट जो यूज कर रहा है, डेप्रिसिएशन भी वही क्लेम करता है, असेट भी उसी की बुक्स में दिखाई देता है, रादर देन इट बीइंग इन योर नेम। ठीक है, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दीज आर द फोर मेन कॉन्सेप्ट्स जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अभी के लिए यूज होने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई एम प्रेरणा कालरा, साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड बाय बाय।